सो राइमर टिमर रिएक्शन बाकी था। संडे को आपकी इनऑर्गेनिक क्लास ले जाएगी और उसमें 2-2.5 घंटे में हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम ट्राई किया जाएगा बाइंड अप हो। इतना शॉर्ट तो नहीं पड़ा था कि वो पूरे ख़त्म हो जाए हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ विद इन 3 लेक्चर्स वाइंड अप हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम 2 लेक्चर, बीएससी पीआरई मैक्सिमम 4 लेक्चर। सो विद इन वीक हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है, 3 दिन हम लोग इनऑर्गेनिक करते हैं और 3 दिन बाकी ऑर्गेनिक करेंगे। उससे ये है कि आपका ऑर्गेनिक पूरा क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा आपको महसूस होने लगे और आप सारे क्वेश्चन ट्राई करें। ऑल राइट, कोई तकलीफ? सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस की टेंशन आपकी नहीं है। सिलेबस अगर आपका मार्च तक भी हो रहा है तो क्या तकलीफ है? उड़ा के पढ़ा दूं, कुछ समझ नहीं आएगा तो क्या कर लोगे? क्या करोगे उस सिलेबस को वाइंड अप करके? सिलेबस आपका नवंबर दिसंबर में ख़त्म हो ही जाएगा। सिलेबस कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बोलना और उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में डिफरेंस आता है। आपको पहले हो रिव्यू बोला जा सकता है विद इन मंथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चीज़ें बिल्कुल नहीं आ रही हों और उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, इट टेक टाइम। यू ऑल्सो नो दैट 2 साल का सिलेबस क्या कहीं 2 महीने में ख़त्म होता है? बोलो, फ्यू टॉपिक्स आप बताना प्लीज़। किस चीज़ के फ्यू टॉपिक्स? फिजिकल, टेल मी वेरी फास्ट। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक 3 दिन क्लास करके नवंबर 15 तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, वो मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा दूंगा और टाइम रहा तो ज़रूर कराऊंगा। चलिए, सो हम लोगों का जो लास्ट रिएक्शन था फिनॉल का, फिनॉल वाले ही चैप्टर का था, बोलो हाँ ना? फिनॉल वाले चैप्टर में जो लास्ट रिएक्शन था इट इज राइमर टिमन रिएक्शन। इसके सारे नेम रिएक्शन करा दिए गए थे, राइमर टिमर रिएक्शन, बोलो हाँ ना? शायद ये पढ़ा भी दिया था और इसके हम मैकेनिज्म पे पहुंच चुके थे। लेकिन मैं ये बताऊं, राइमर टिमन रिएक्शन जिस इंटरमीडिएट से होके जाता है उसको कार्बीन पढ़ते हैं, बोलो हाँ ना? कार्बीन के आपके सिलेबस में 2 ही नेम रिएक्शन हैं, 2 नेम रिएक्शन हैं, और कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट आपको मे बी नॉलेज हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी साइड से एक्सप्लेन करूं, बोलो हाँ ना? जैसे आप कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट जानते हो, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट जानते हैं, रेडिकल जानते हैं, 10 मिनट में मैं कार्बीन के बारे में थोड़ा बहुत बोल दूं। तो कार्बीन आर 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बीन आर 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज, 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जैसे आप ये कार्बन पे प्लस लिखते और 3 साइड कोई भी बॉन्ड जोड़ दो, चाहे H जोड़ो या कुछ भी जोड़ो, तो एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है बट पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम पर। ऐसे ऐसे इंटरमीडिएट स्पीसीज को कार्बोकेटाइन पढ़ते हैं, बोलो हाँ ना? जानते हो ये सब? यहाँ भी 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, बट वो न्यूट्रल स्पीसीज है। तो जैसे एग्जाम्पल बताऊं, जैसे ये लिखा RCH डॉट डॉट, एक लोन पेयर के फॉर्म में, तो ये ऐसे लिखा होगा R कार्बन हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। तो देखिए इसकी वैलेंस शेल को 4 इलेक्ट्रॉन नजर आने चाहिए और कार्बन की वैलेंस शेल को 4 ही नजर आए, इसलिए उसका कार्बन एटॉमिक नंबर 624, वैलेंस शेल में 4 होने चाहिए
और वैलेंस सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब कार्बन को लग रहा कि वो न्यूट्रल है, उसकी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ने छीने नहीं, कमी नहीं है। बट ओवरऑल बॉन्ड 2 ही हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे एज अ मॉलिक्यूल्स में 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे दिख रहे हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। बोलो हाँ ना, मेरी बात समझ पाए हो क्या यहाँ तक? ऐसे स्पीसीज जिसमें RCH डॉट डॉट या CH2 डॉट डॉट या फिर CCl2 डॉट डॉट, ये सारे कार्बीन हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती। बोलो हाँ ना। कार्बीन आर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कार्बीन आर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो आप बोलोगे कि सर कार्बोकेटाइन में भी तो 2 की कमी होती, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन कार्बोकेटाइन ऐसे इलेक्ट्रोफाइल है और कौन कार्बीन है? लेकिन कार्बीन में न्यूट्रल है, इस लोन पेयर को चार्ज नहीं पड़ोगे, ये सारे लोन पेयर के फॉर्म में हैं। इसका मतलब ये न्यूट्रल डेफिशिएंट स्पीसीज है। बोलो हाँ ना, न्यूट्रल 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। 2-4 लाइन पढ़ लो, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में आता नहीं है। आज बड़ा छोटा टॉपिक रखा हुआ है, बड़ा स्मूथ टॉपिक है, कुछ हाईफाई इसमें आता नहीं है। बस एज अ नॉलेज आप जब भी रीड करें तो किसी बुक को प्रेफर ना करना पड़े, डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये मेरा मकसद है। कार्बीन कैसे बनता है, हाउ कार्बीन आर फॉर्म, मैं ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं लिखाऊंगा क्योंकि कुछ आता जाता नहीं है जेई और नीट में, बट इट फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज करने से, तोड़ने से कार्बीन बनता है। बोलो हाँ ना। तीसरा पॉइंट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखते हैं, कार्बीन आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। बोलो हाँ ना। यहाँ तक भी कोई सवाल आता नहीं है, बट हमने 3-4 चीज़ें पढ़ लिया। कार्बन ऐसे लिखा जाएगा RCH डॉट डॉट, या कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा और बाकी एक लोन पेयर के फॉर्म में रखेगा। 2 क्लोरीन के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कार्बन। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसे इलेक्ट्रोफाइल इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो आप कैसे बताओगे कि हमको देख के कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए कि नहीं? तो हमने बोला कार्बन की वैलेंस सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते और उसके पास 4 के 4 रखे हुए हैं, मतलब न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ आया कि नहीं? टेल मी एवरीबॉडी, गेटिंग ओके? सो इतने पॉइंट्स में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी सवाल बनता भी नहीं है जेईई और नीट के हिसाब से। बट हाँ, नॉलेज तो एक पाइलअप होने के बाद आता है, चीज़ें तो आपको ये आनी चाहिए। छोटी हैं बट आनी चाहिए। बट हाँ, इधर से जो सवाल ऋषभ आप पूछ रहे थे कि सिंगलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगा या ट्रिपलेट, उसकी हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बिन। कार्बिन कितने तरह के होते हैं, ये हमारा सवाल है। सो कार्बिन 2 तरह के होते हैं, वन इज सिंगलेट कार्बिन एंड अनदर इज ट्रिपलेट कार्बिन। सो यस, आप लोग बोले व्हाट इज सिंगलेट कार्बिन एंड व्हाट इज ट्रिपलेट कार्बिन? पढ़ लिया है तो मैं ये जानना चाहूंगा कैसे पढ़ा है, क्या जानते हो? फटाफट बोल दो, मैसेज फास्ट।
प्लीज गाइस, व्हाट इज सिंगलेट कार्बीन, व्हाट इज ट्रिपलेट कार्बीन? अरे बोलो। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इज सिंगलेट। ओके, ऑल राइट, परफेक्ट। फिर चीजें आपको आती हैं, आती जितनी है उतनी ही एग्जाम में आती हैं, तो फिर आपको फिजूल का परेशान मैं इधर नहीं करूँगा। ऑलरेडी वर्कलोड ज़्यादा है इस टाइम आप पर। अब मेरी बात सुनो, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो सिंगलेट कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन, इसमें ये एक कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कर दिए और दूसरा पी ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है। ऐसे वैकेंट पड़ा हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को सिंगलेट कार्बीन पढ़ते हैं। और ट्रिपलेट कार्बीन देखो जरा, ट्रिपलेट कार्बीन में कार्बन इधर एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर हेलोजन होंगे। तो समझने का ये रीजन है कि कार्बीन एज अ डाई हेलोजन और डाई हेलो कार्बीन आर ट्रिपलेट नहीं नहीं, उल्टा बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। क्या बोलते हैं, ये जो था इसमें एक ऑर्बिटल में दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ जो साइड एटम रहेंगे दोनों, वो हेलोजन हैं, और यहाँ पर हेलोजन को छोड़ के बाकी दूसरे बॉन्ड होंगे। सो सवाल में ये बोलना चाह रहा, डाई हेलो कार्बीन्स आर सिंगलेट कार्बीन, ऐसा क्यों? मेरी बात समझ पाए हो क्या? डाई हेलो कार्बीन का मतलब ये लिखा हो CCl2F2 C.Cl2 C.Br2 C.I2। जी बताएं, अलग अलग ऑर्बिटल में, एक एक ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट मतलब सिंगल डब्बे में सब कुछ होना, या दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना, दोनों जो लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड एग्जिस्ट करना, पेयर्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करना, पेयर्ड होना, दैट इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन। बोलो हाँ ना। समझ आए क्या? वॉइस इज ऑडिबल गाइस? नाउ वॉइस इज ऑडिबल प्रॉपरली? यस। अब मुझे ये बताइए कि जो 2 हेलोजन के साथ बॉन्ड बने हैं वो सिंगलेट कार्बीन प्रेफर करते हैं, और जो डाई अल्काइल ग्रुप कार्बीन के फॉर्म में रहेगा वो ट्रिपलेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों? बोलिए, फास्ट बोल दीजिए। बात मेरी समझ आई क्या? बोलो बोलो, फटाफट सुनते हैं हम। सिंगलेट कार्बीन के थोड़े फीचर्स सुनो, कुछ एक दो कहानियां। सिंगलेट कार्बीन का जो शेप है वो बेंट शेप होता है, बेंट शेप या वी शेप। और ये जेई पूछता है, ये जेई भी पूछता, इवन नीट भी पूछता है। 4-5 एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कौन सा मॉलिक्यूल्स वी शेप है। कुछ लिखिए आप लोग, क्यों ये वी शेप होता है, क्यों बेंट शेप होता है? रिकॉर्डिंग बंद है, जस्ट अ मिनट। नहीं, चालू है जी। दूसरा, देख के पैरामीटर हम ऊपर से बोलेंगे। एक ही डब्बे में दोनों इलेक्ट्रॉन होना मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, मतलब सिंगलेट कार्बीन्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर।
तीसरा हम ये पॉइंट बोल सकते हैं, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऊपर से मतलब निकल ही रहा, बट हाँ मोर स्पेसिफाई भी कर लेते हैं। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक है। और तीसरा, क्योंकि वेंट या वी शेप बोल रहे मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन है जिस पर एक लोन पेयर है, दोनों प्योर ऑर्बिटल में रखे हैं, और ये नीचे ऐसे दो फ्लोरीन एटम हैं जो कि रिपल्सन लगाएगा, और रिपल्सन की वजह से जो कि ऐसा लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, बट ड्यू टू रिपल्सन ये लीनियर नहीं रहा, ये वेंट हो गया, इसलिए इसका शेप वेंट है। ये जो चार फैक्टर्स हैं, जो चार कैरेक्टरिस्टिक बोले हुए हैं ऑन सिंगलेट कार्बिन, इस पे सवाल बनता है, इसलिए आपको आना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं बनता, बट हाँ इतनी चीजें इस पे आती हैं। बोलो समझ आया कि नहीं? डायमैग्नेटिक कुछ बताने वाली बात नहीं है, जीरो अनपेयर्ड है, ये दिख ही रहा है, एक ही डब्बे में दोनों पेयर्ड हैं। लेकिन सवाल आप ये पूछोगे कि क्यों सिंगलेट कार्बिन ऐसे बना। ऐसा करना तो आपका केमिकल बॉन्डिंग के अगेंस्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में हुंस रूल के नाम के वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने ऐसा बोला हुआ था कि जब तक सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते हैं, तब तक आप उनकी पेयरिंग चालू नहीं कराओगे। तो आपने तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डब्बे में डाल दिए और दूसरा सेम पी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो आपने पेयरिंग कैसे चालू करा दी? बोलो हाँ ना, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, बोलिए पढ़ा हुआ है ये, फटाफट बोलो। बोलिए प्लीज। डेप्थ में नहीं पढ़ा? भाई अब डेप्थ पढ़ो भी मत, उतना पढ़ो जिससे तुम्हारा जेई निकल जाए। चलो ढूंढ के बताना मुझे, कल बताओ। केवल स्पून फीडिंग के लिए चक्कर में घूमते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन के चार कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो पढ़ लेना, नीट वालों के यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन। सो ट्रिपलेट कार्बिन मतलब अनपेयर्ड कार्बिन। अनपेयर्ड कार्बिन मतलब कार्बन के पास जो दो डब्बे हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पेयर्ड नहीं है मतलब ये अनपेयर्ड है, और ये अनपेयर्ड है मतलब ये दोनों H इधर आए होंगे। H आए या R आए, जैसे मान लो ऐसा लिख लो, या दोनों साइड H लिख के लिख लो, या दोनों साइड R लिखो, बट हेलोजन नहीं लिखना, बराबर है, और उतना ही काम का है। सो हम अब उतना डिटेल में नहीं जा रहे, चैप्टर वाइंड अप करना है आज एट एनी हाउ। चलो ट्रिपलेट कार्बिन की अगर हम बात करें तो देख के लग रहा है कि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना मतलब ट्रिपलेट कार्बिन आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। बोलो हाँ ना। तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे कि लीनियर इन शेप है, ऐसे लिखोगे, यहाँ लोन पेयर तो है ही नहीं, एक रेडिकल के फॉर्म में एक ऑर्बिटल में और दूसरे ऑर्बिटल में रेडिकल है, तो ये जो लीनियर शेप में है, यह शेप ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन इज लीनियर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, अगर ये लीनियर हैं तो या मैं ऐसे बोलो, इधर नोट लिखो बगल में, radical do not considered in hybridization, radical do not considered in free radical do not considered in hybridization। लास्ट
तो दो ही सिग्मा बॉन्ड हैं, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। चारों फैक्टर क्लियर हुए, चारों कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुए। अब एक पॉइंट नोट करके लिखो जो नीट पूछता है, इवन जेई मेंस पूछता है। ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। बोलो हाँ ना? Why it is? Answer is because it follow the rules of chemical bonding. It follow the rules of Hund's rule. और Hund's rule के हिसाब से एक एक अनपेयर्ड रखा गया, मतलब यहाँ कोई पेयरिंग एनर्जी आपको नहीं देनी है, मतलब ये हाईली स्टेबल है। 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, 6 पहले भी था। सो सिंगलेट कार्बीन इज sp हाइब्रिडाइजेशन, दो ही सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये और एक ये। रेडिकल कभी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। एक s एक p, मतलब दो स्टेरिक नंबर हैं या दो ऑर्बिटल यूज हुए, तो एक को s बोलोगे और एक को p इज sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ आए sp हाइब्रिडाइजेशन? क्वेश्चन पूछा किसी ने sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। गॉट इट? आगे बढ़ो। क्या बोलते, केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो कर रहा, उस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई? क्यों ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल? डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका है और इतना ही रिक्वायर्ड है। चलिए अगला एक का सवाल जो कि जीओसी आपने पढ़ी होती ढंग से, या पढ़ी होगी तो टीचर्स बोल देते कार्बिन में पढ़ाएंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बता दूँ। इवन जीओसी तो आपकी मैं ही पढ़ा के आया और शायद मैंने भी यही बोल दिया होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बिन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बिन, ये कार्बिन लिखा CF2 डॉट डॉट Cl2 डॉट डॉट, जिसको आप लोन पेयर ही बोलो, वैसे बोलना नहीं होता है, अभी तो तुम कुछ भी बोलो, और Ci2 डॉट डॉट। चारों की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए फटाफट। CFClBrI, ऐसा क्यों? यस 1 2 3 4 एवरीबडी इज करेक्ट। ऐसा क्यों? बस एक बार आंसर बोल दीजिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, परफेक्टली करेक्ट। ऐसा क्यों? हेलोजन की साइज बड़ी है तो क्या होगा? हेलोजन की साइज बड़ी, उससे क्या होगा? बात सुनिए, मैं कोरिलेट करता हूँ। रिपल्सन, साइज का किससे रिपल्सन होगा? मेसोमेरिक इज लिटिल बिट करेक्ट आंसर। हेलोजन का रिपल्सन किस में? कार्बन में धक्के मारेगा तो कहाँ चला जाएगा? इसको छोड़ के कहाँ भाग जाएगा? जंगल में वास करेगा क्या? जंगल में भाग जाएगा? कहाँ भाग जाएगा? बॉन्ड तो बनाएगा ना उसी से। मेरी बात सुनो, सॉरी, व्हाट आई से, आंसर इज मेसोमेरिक।
और मेसोमेरिक ना बोल के बैक बॉन्डिंग बोलना होता है। सॉरी अगेन। मॉर्निंग क्लास इसलिए नहीं हो पा रही, अभी कफ और फीवर बहुत ज़्यादा रह रहा है, इसलिए क्लास को इवनिंग तक डिले किया था। अभी देखो मेरी बात सुनो ज़रा, ऐसा तो नहीं नाना पाटेकर की जैसे आवाज़ आ रही हो? आवाज़ तो क्लियर समझ पा रहे हो ना कौन पढ़ा रहा हूँ? चलिए अब मेरी बात सुन लो काम की। आपको ये पढ़ाया था कि कार्बीन में अगर दो हेलोजन एज अ एटम जुड़े, बॉन्डेड एटम, तो वो सिंगलेट फॉर्म में रहना पसंद करता है। और सिंगलेट से रीज़न ये था कि पूरे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो फ्लोरीन के लोन पेयर हैं वो बैक बॉन्डिंग से, इसी कार्बन पे तो वैकेंट ऑर्बिटल है p, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट कर देगा। कौन लोन पेयर डोनेट करेगा? साइड एटम। और साइड एटम जब अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहां पर बॉन्डिंग बन जाएगी, और बॉन्डिंग करना, या जिसको मेसोमेरिक बोलो या रेजोनेंस बोलो, तो इस कार्बन जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ ना? एक लोन पेयर का फॉर्म इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 2 8। फ्लोरीन को पॉजिटिव चार्ज की फीलिंग हो रही, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। फ्लोरीन प्लस एज अ इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आप बैक बॉन्डिंग 2p में ही तो करा रहे हो, और 2p का ओवरलैपिंग, 2p ऑफ कार्बन 2p ऑफ फ्लोरीन, 2p ऑफ कार्बन 3p ऑफ क्लोरीन, 2p ऑर्बिटल कार्बन 4p ऑफ ब्रोमीन, 2p ऑर्बिटल कार्बन 5p ऑफ ब्रोमीन। तो जितना ज़्यादा ऑर्बिटल्स के बीच में गैप कम होगा, जितना कम गैप होगा उतना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा। बोलो हाँ ना? सब लोग समझ गए हो? ये सब आता है? मूव करें। ऑल राइट। सो रीजन यही था कि बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, और हेलोजन के लोन पेयर की वजह से पहले ये मोर स्टेबल फॉर्म में रह रहा था ट्रिपलेट, लेकिन लोन पेयर, आपको ये पता है ना, ये ऐसे जंप कर जाएगा और एक ही डब्बे में दोनों इलेक्ट्रॉन करके अगला डब्बा वैकेंट करा लेगा, जिससे अपने लोन पेयर डोनेट करके एंटायर मॉलिक्यूल्स के हर एक एटम का 8 इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेट कंप्लीट करा देगा, एंड ऑक्टेट कंप्लीट मॉलिक्यूल्स इज मोर स्टेबल। तो जो एज अ इंटरमीडिएट था वो स्टेबल फॉर्म में जाना पसंद करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, साइड एटम ने डोनेट कर दिए, इसलिए ये डाई हेलो कार्बीन व्हाट आई से कि सिंगलेट फॉर्म से ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या ये बात समझ आई? एवरीबॉडी गॉट इट? यस, ये 2 ही सवाल हैं पूरे हिमांशु पांडे में, एक लास्ट और मैं शेयर कर दूं। थोड़ी हिंदी बिगड़ जा रही जल्दी जल्दी में, लेकिन आप समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ। CF3 प्लस CCl3 प्लस CBr3 प्लस, या फिर मैं बोलूँ CCl C प्लस व्हाट आई से कैटाइन और 3 आयोडीन। बोला है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, कैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। सवाल समझ पाए हो? कैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। थोड़ा फास्ट करते, राइमा टिमर ख़त्म करनी है, तो कार्बीन जितने आपके काम का था उतना मैंने बोल दिया। फटाफट बोलो।
सेकंड आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। मैं ये जानना चाह रहा क्यों आप हेलोजन का माइनस आई नहीं लगा रहे हो। आप तो बोलोगे सर आप तो चिल्लाते थे जब भी हेलोजन दिखे माइनस आई लगाते रहना, तो क्यों यहां पर माइनस आई ना लगा के मेसोमेरिक करके और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को, अगर साइड एटम सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो बैक बॉन्डिंग। अगेन आंसर 2p का स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग 2p3c से 2p3 का स्ट्रॉन्ग 2p4 से 2p4 का स्ट्रॉन्ग इज 2p5 से। सो स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन जैसा लिखा है वही स्टेबिलिटी ऑर्डर है। बोलिए फटाफट बोलिए, सवाल तो ये दिमाग में आना चाहिए। माइनस आई बेकार इफेक्ट है, लेकिन मैंने तो यही पढ़ाया कि जब भी हेलोजन जुड़े हों उनका माइनस आई डोमिनेंट कर जाता है, मेसोमेरिक नहीं मानते हैं, ये बोला ना। और आज तो मैं पलट के बोल रहा हूं, तो आपको तो सवाल बोलना चाहिए, बेकार होता ही तो दुनिया जानती। लेकिन आप तो ये बोलो आज आप बेकार हो। आप उतने दिन से तो ऐसा चिल्लाते थे कि अगर हेलोजन है तो केवल उसका माइनस आई ही डोमिनेंट होता है, मतलब आंसर माइनस आई से ही दिया जाता है। आज तो आप मेसोमेरिक से फुलफिल कर रहे हो, माइनस आई क्यों नहीं आज बोल रहे हो। बोलो हाँ ना, ये दिमाग में सवाल आएगा। नहीं, कुछ भी बोलते हो तुम लोग। जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग नहीं दोगे, अपने हिसाब से कुछ भी बोलते रहोगे। भाई इधर भी तो यही करना था, यहाँ तुम्हारा कौन सा कुछ पैसा अलग से लग रहा था। यहाँ एक Cl लिखा होता था, फिर एक बार ये बेंजाइलिक कैटाइन लिखा हुआ है, OH लिखा है, फिर एक बार मान लो कोई और स्ट्रॉन्ग प्लस M लगा दो, NH2 लिखा है, बोला इनकी स्टेबिलिटी बताओ। और मान लो कि एक बार केवल बेंजाइलिक कैटाइन है तो हम स्टेबिलिटी बोलते थे सबसे अच्छा थर्ड की, देन सेकंड की, देन फोर्थ की। और ये बोला कि हेलोजन इज माइनस आई, तो ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव अनस्टेबल, तो इसलिए 1 किया। तो क्यों इसका इधर मेसोमेरिक नहीं लगा दिया? क्या आपका अलग से पैसा लग रहा था इधर? इधर भी तो ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, जाएगा ऊपर करेगा रेजोनेंस से, ऐसे बना दिया। तो यहाँ क्या आपका अलग से पैसा खर्च हो रहा था? कोरिलेट करिए, ऐसा नहीं कि आज का आंसर आज ही लायक समझ आए, कल को पता ही नहीं क्या बोला था, 6 महीने बाद सब भूल जाओगे। फिर बोलो ऐसा पढ़ा है कि नहीं, और इधर तो यही आंसर है। तो आप बोलोगे कि यहाँ क्लोरीन का आप माइनस आई ले रहे, तो ऊपर 3 3 क्लोरीन है, उसका माइनस आई लेने में क्या परेशानी है? अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। 2 साल होने जा रहे, अगर ये आंसर नहीं आ रहे मतलब कोरिलेशन आपका बेकार है। एग्जामिनर तो कोरिलेशन जानता है ना कि कहाँ पे तुम्हें फंसाया जाएगा। सर्च दीज आंसर अगेन, 2 क्वेश्चन आज पूछे हैं और बहुत बेसिक शुरू से पढ़ाते आए। फ्री टाइम में इंटरकनेक्ट करिए और बताइए। गूगल सर्च करिए, जो मर्जी है करिए, और फिर कल आंसर शेयर करिए। बोलिए हाँ ना, सभी लोग समझ पाए हो क्या? आपके दिमाग में तो ये डाउट उठेगा ना कि आपको जब मैं पूछता था कि ये भी तो लोन पेयर देगा, और वैसे ये इसका हम लोन पेयर ऑर्थो पैरा सब्सटीट्यूशन में यूज़ करते भी थे, लेकिन एज अ इफेक्ट हम केवल माइनस आई ही मानते, या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में ही इसको रखा था और वीकली डीएक्टिवेटिंग में रखा था ड्यू टू देयर माइनस आई पावर। तो आज आप इसमें क्यों प्लस एम को प्रेफर कर रहे हो? माइनस आई करोगे तो माइनस आई तो ऊपर भी डोमिनेंट हो जाना चाहिए, तो क्यों इस बार माइनस आई डोमिनेंट होते हुए भी माइनस आई से कुछ नहीं बोला और आंसर प्लस एम से कंप्लीट कर दिया? बोलो सवाल तो बराबर जेन्यून समझ पा रहे हो ना, आंसर समझो ना समझो। मैं चाहता तो आपकी हाँ में हाँ भर के आगे भी बढ़ जाता, लेकिन आप कनेक्टिविटी इंक्रीज
रट्टा मत मारिए और कल परसों पूरा वीक ढूंढते रहिए। जब दिमाग की घंटियां बजने लगेंगी मतलब आप पढ़ने लगे हो, और केवल रटा रटाया पढ़ने लगे हो तो आप कितने सवाल पढ़ के जाओगे? 2 साल में मोर देन 15,000 आप पढ़ लोगे। और बायोलॉजी बोलता है कि 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप 1 घंटे में दिमाग से रिकॉल नहीं करवा पाओगे। तो आपको प्रेसाइज पढ़ना है या पूरा बैठ के 2 साल क्या क्या पढ़ा वो 3 घंटे में रिकॉल कराओगे? वो भूल जाएगा कि उसने क्या क्या पढ़ा था, और दिमाग उल्टे आंसर देगा और कुछ का कुछ लिखाओगे रैंक से बाहर, सिलेक्शन से बाहर। बोलो हाँ ना। सो गिव द प्रेसाइज आंसर इन एवरी लेक्चर। और प्रेसाइज पढ़ोगे तो खुद ही 8-8 महीने तक भूलते नहीं हो। लिपअप होती पढ़ोगे, इधर उधर फिट कर दोगे तो फिर वो परसों ही भूल जाओगे। बोलो हाँ ना। एवरीबडी टेल मी फास्ट। कार्बिन कैसे जनरेट होता है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। पढ़ाता हूं लेकिन लैक ऑफ टाइम से जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं कि सिलेबस में नहीं आता है। चलिए आप सॉरी, हम लोग स्टार्ट करते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। इस पे हमारे 2-3 सवाल थे, बस वो फटाफट पूछ के ये वाइंड अप कर। रटा हुआ तुमको सब कुछ है, और वही जो रटी हुई चीज़ें दिमाग घंटी बजाता है ना, उसमें ये डर लगता है यार मेरे से ज़्यादा किसी को अच्छा आता होगा तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो बस ये कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि मेरे को अगर सवाल आ रहे हैं, मेरे दिमाग से अगर 50% सवाल बन जा रहे हैं। कर्सर किधर घूम गया? 1 मिनट डियर। देखिए, सो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, सॉरी फिनॉल की रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH एज अ बेस और KOH एज अ बेस, फॉलोड बाय सेकेंड स्टेप एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या केवल एसिडिक मीडियम में एसिडिफिकेशन करा देना। फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाता था ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड एंड पैरासैलिसल्डिहाइड। बेंजीन पर OH जुड़ा और अल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है सैलिसल्डिहाइड। तो ये नाम याद रखें, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड अल्डिहाइड। पैरा पे अल्डिहाइड आया, पैरासैलिसल्डिहाइड। बोलो हाँ ना। अब मेरा सवाल पहला इधर ये है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय राइमर-टिमन रिएक्शन। जो दोनों आपस में बनाए हैं वो किस तरह का आइसोमेरिक रिलेशनशिप है? फटाफट बोलो। जो प्रोडक्ट बनाया है एक ऑर्थो और एक पैरा, ऑर्थो पैरासैलिसल्डिहाइड एंड पैरासैलिसल्डिहाइड में किस तरह का रिलेशन है? दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। परफेक्टली करेक्ट। पोजीशन ऑफ अल्डिहाइड जो सेकंड पोजीशन पे था, या एक्चुअली ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ये तो काउंटिंग गलत है, कोई पढ़ा लिखा आदमी देखेगा तो पकड़ लेगा। अल्डिहाइड की प्रायोरिटी 9th नंबर और IUPAC में अल्कोहल सेकंड नंबर। तो IUPAC के हिसाब से 2 हाइड्रोक्सी, IUPAC के हिसाब से 4 हाइड्रोक्सी। पोजीशन ऑफ OH चेंज हो रहा, अल्डिहाइड चेंज हो रहा बोलना गलत है, लेकिन सही भी है क्योंकि आप फिनॉल बोलोगे। लेकिन अगर आप फिनॉल बोला तो फिनॉल में जो OH है उसके रेस्पेक्ट में अल्डिहाइड एक बार दूसरे कार्बन ऑर्थो पर है और एक बार चौथे पर है। बोलो हाँ ना। लेकिन पोजीशन जब आप दो ग्रुप की कंपेयर करते हैं तो आप बेंजीन को पेरेंट चेन मान के इनकी पोजीशन का डिफरेंस देखोगे तो अल्डिहाइड को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी
और अल्कोहल को सेकंड। बोलो हाँ ना। एंड दे आर पोजिशनल आइसोमर। परफेक्टली करेक्ट आंसर यू एवरीबॉडी गिवन। सो ऑल राइट, चलिए अभी अब हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में ये बोलना है हमको, पढ़ लिया था क्या मैकेनिज्म? पहले स्टेप में, स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं, सो हम लोग इंटरमीडिएट बनाएंगे जिसमें जो क्लोरोफॉर्म है वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और बेस से रिएक्ट करके H को रिमूव कर देगा, निकाल देगा, और ये CCl3 माइनस बनेगा। H प्लस निकला होगा, NaOH का OH माइनस H प्लस को ले गया। और ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी कार्बन पे माइनस है और उससे 3 एटम ऐसे जुड़े हैं जिन एटम पे साइड एटम पर भी लोन पेयर है, तो ड्यू टू इंटरनल रिपल्सन ऑफ लोन पेयर, ये मैं आगे भी पढ़ा के आया था आपको, तो यहां से एक क्लोरीन एटम निकल जाएगा। और जैसे ही Cl निकलेगा वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये Cl माइनस निकलेगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और प्लस आते ही आप उसको प्लस लिखोगे नहीं। लिखा क्यों नहीं? क्योंकि देखिए ये एटम तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ही निकला, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4 के 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव नहीं लिखोगे वरना वो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इसको कार्बीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा जाएगा। मेरी बात समझ आए? आप प्लस भी लिखोगे माइनस भी लिखोगे तो फिर उस टाइम तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। बोलो हाँ ना। समझ पा रहे हो आप लोग? मेरे वर्ड सुन पा रहे हो? समझ आ रहा है क्या? यस। सो सवाल ये था, पहले स्टेप में कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट बनाते हैं। सो क्लोरोफॉर्म के पास एसिडिक H है, तो अभी आप सवाल ये खड़ा करोगे कि आप तो चिल्लाते थे एसिडिक हाइड्रोजन को पहले से या तो फ्लोरीन से या तो ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। कार्बन का हाइड्रोजन कभी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, तो यहाँ क्यों एसिडिक पढ़ा रहे हो? या क्या वजह है कि यहाँ क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसिडिक है? फटाफट बोलो, आप पढ़ चुके हो ये सब। केवल पढ़ते टाइम खुद के दिमाग से सवाल पूछिए। 50% प्रिपरेशन कंप्लीट हुई और 50% बाकी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनका पैटर्न, अंग्रेजी समझना, लैंग्वेज समझना और NCERT को फॉलो कर लेना। 100% सिलेक्शन इज देयर। चलिए बताइए, जो मैंने सवाल पूछा उसका रीजन बोलो फटाफट। बोलो भाई, इतना क्या सोच रहे हो? sp2 कार्बन, अभी तुमको क्लोरोफॉर्म में sp2 कार्बन दिख रहा है, कुछ भी मत बोला करो। मैंने तो ये पूछा कि ये क्लोरोफॉर्म एसिड की तरह होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तभी तो बेस से रिएक्शन एसिड बेस करके वाटर निकालना इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नहीं, कार्बिन से क्या लेना देना? कार्बिन का तो मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा। कार्बिन में कहाँ तुमको हाइड्रोजन दिख रहा कि मैं एसिडिक पूछूंगा? क्लोरोफॉर्म एसिडिक है, तो आप ये बोलोगे कि क्या हर जगह एसिडिक हो जाएगा? मेरी बात सुनो जरा इधर। अगर कहीं ये ऐसे लिखा है मिथाइल क्लोराइड और बेस से रिएक्शन कराते हो
और आप इसका SN2 रिएक्शन कराते हो, इसको निकाल के और OH जोड़ लेते हो, तब आपने क्यों नहीं सवाल पूछा कि सर आप तो चिल्लाते हो दुनिया भर में कि एसिड बेस इज अ फर्स्ट एंड फास्टेस्ट रिएक्शन, तो इसका प्रोडक्ट तो आप ऐसे बना देते, CH2 एक H निकल गया और यहाँ से OH और एक H को निकल के वाटर बना दिया और इसका और कवाड़ा कर देते। अरे हाँ ना कुछ बोलो, ये क्वेश्चन कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं? क्या यार, डाइपोल से क्या मतलब है? डाइपोल से क्या ही लेना देना है? डाइपोल है इसलिए एसिडिक है, ये किसने पढ़ाया तुमको? भैया पहले क्वेश्चन सुनना चालू करो, एग्जामिनर क्या पूछ रहा वही बोलो, आप क्या जानते वो मत बोलो। अगर ये पैटर्न फॉलो करते रहे, कुछ का कुछ बोलते रहे, तो परेशानी आपको ही होगी। वो पूछेगा कि मीथेन ये करता है, आप सुनोगे ही नहीं, आप सीधा ये बोलोगे मीथेन को मास गैस पढ़ते हैं। वो क्या पूछ रहा आगे आपको समझने की जरूरत नहीं। सवाल केवल इतना पूछा जा रहा क्लोरोफॉर्म क्यों एसिडिक है, तो एसिड के बारे में सोचिए। एसिड को छोड़ के सब सोच रहे हैं उसका डाइपोल है क्योंकि वो अल्काइल हैलाइड है। नहीं, हाइड्रोजन एटम में तो हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कभी एसिड नहीं मानते, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन को एसिडिक नहीं माना जाता है। मीथेन में कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर इसका क्यों डाइपोल 0 करा देते हो? क्या ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है? भैया कौन सी किताब पढ़ते हो तुम लोग? एक्चुअली पढ़ते ही तो किताब नहीं हो। क्या मीथेन एसिडिक है? क्या अल्केन एसिडिक है? केवल पढ़ाई करते हो, वही तुमको परेशानी ला देगा। आप 100% कोई चीज रट नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। 50% क्वेश्चन दिमाग से पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब 50% क्वेश्चन खुद जनरेट कर रहे हो, मतलब 50% सिलेबस किसी भी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर लिए जब आप पढ़ रहे हो। आप इसको टॉपिक के तौर पे पढ़ते हो, मास्टर आ गया टॉपिक पढ़ाएगा, बस राम कथा सुनाएगा, उतना सुन लेंगे, फिर उसका 100% क्वेश्चन अलग करोगे। आपका थ्योरी अलग पोर्शन है, क्वेश्चन अलग पोर्शन है, कैसे पॉसिबल होगा? थोड़ी बहुत तुम्हारी ऑर्गेनिक सुधर गई थी, हमको लग रहा फिर से न्यूट्रल हो गए, जैसे थे वैसे ही हो गए। वेरी रॉन्ग थिंग्स। मैं आपको इतना एक्टिवेट करके आया था, आपका थिंकिंग पावर डेवलप करके आया था, आप छोटी छोटी चीज़ें पूछने पर भी अवॉइड करते हो। मैं पहले बता दूं ना, नीट में ना जेई मेंस में कोई बड़ी चीज़ आती ही नहीं है। जितनी छोटी से छोटी चीज़ हो सकता है वही वो पूछते हैं, और उसी में वो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप क्या समझते हो उस चीज़ के बारे में? आप 12th के बच्चे हो, आपको कोई रिसर्च थोड़ी ना करना है, आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा पाकिस्तान कैसे उड़ा दिया जाए। आपसे तो वो यही पूछेगा कि भाई क्यों ये कैटायन है, क्यों ये न्यूट्रल कैटायन नहीं है, क्यों कार्बिन को न्यूट्रल कार्बिन बोलते हैं, क्यों सिंगलेट होता है, क्यों ट्रिपलेट होता है। वही पूछता है जो आपको सिंपलेस्ट हर एक टीचर पढ़ाता है। Things which are discussing is not acceptable at all. चलो बोलो जरा, कोई बात नहीं। सुनिए जरा मैं क्या बोल रहा हूँ।
आधे से ज़्यादा तो केवल दर्शन देने आते, उसके बाद भाग गए। पढ़ाई लिखाई से उनको पहले भी कोई मतलब नहीं था, आज भी नहीं, जस्ट एंजॉय करते हैं। उसमें तो कुछ पढ़े लिखे भी एंजॉय करते हैं। मैं सिंपल बात ये बता दूं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हो ना, जितने भी जो टीचर्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल। दूसरी बात, उनका एक्सपीरियंस इसी चीज़ का होता है कि कैसे सिलेक्शन दिया जाए। जो बच्चा उसे फॉलो करता है वो सेलेक्ट होता है, और जो खुद का दिमाग लगा रहा है क्या पढ़ा रहे, चलो घर जाके रट लेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ रिवाइज करेंगे, क्या केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ लेंगे, फिजिक्स जब टीचर पढ़ाएगा तो मैथ्स पढ़ लेगा, मैथ्स वाला पढ़ा रहा होगा तो उर्दू पढ़ लेगा। ऐसे ही बच्चों का कुछ नहीं होता। आके ज्वाइन किए 10-10 मिनट में गायब हो रहे हैं। चलिए, बाकी मैं तो आप लोगों को फिजिकली भी जानता हूँ, देखा हूँ क्या कुछ कर सकते हो। बाकी लोग सुने, जो पढ़ रहे हैं वो पेशेंसली पढ़ें और क्रिस्टल क्लियर करें, और ज़्यादा हाई फाई ना पढ़ें। योर टारगेट इज ओनली जेई मेंस, मतलब केवल एनसीईआरटी, लेकिन उसने जो शब्द लिखे हैं वो कनेक्ट करना आना चाहिए, और एनसीईआरटी के ही ये सब शब्द बोले। अब मेरी बात सुन लो फटाफट। अगर कभी भी, जैसे आप ये मेरी बात सुनो, जैसे अल्काइल हैलाइड है, पढ़ाया जरा, मुझे रेस्पॉन्स करना। तो आप बोलोगे कि सर इसमें आपको SN2 क्यों करा रहे, इधर भी तो आप एसिड बेस ही रिएक्शन करा देते, तो ये तो 100% SN2 है। बोलो हाँ ना, ये तो मैं भी पढ़ा के आया, और उस टाइम मैंने तो कोई एसिड बेस नहीं बोला था। तो आज आप पूछोगे ना सर कि क्लोरोफॉर्म को क्यों बना रहे हो, या हमको क्या गाइडलाइन देने वाले हो, जिससे हमारे दिमाग में ये थॉट आ जाए कि ऐसा हैलाइड लिखा होगा तो ही हमें उसे एसिड मानना है। बोलो हाँ ना। अब जरा नोट लिख लो। एसिड बेस तो सबसे पहले होता है, ये तो आप जानते हो, लेकिन जब भी जिस कार्बन से H जुड़ा है, अगर उसके पास 3 हेलोजन हो, कितने, मिनिमम 3, मिनिमम 2 भी है, कई बुक्स ने लिखा है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं। चलो मैं और लो लेवल से करा लेता हूँ। 2 हेलोजन हो या उससे ज़्यादा हेलोजन हो, 2 हेलोजन या उससे ज़्यादा हेलोजन जुड़े हों, तो ऐसे केस में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। मान लो आप इसको तोड़ोगे तो ये एनाइन स्टेबल होगा। एसिड का मतलब ही ये होता है कि मॉलिक्यूल्स H+ निकाल दे, और जब वो एनाइन बने तो वो एनाइन क्या करे, स्टेबल हो जाए। बोलो हाँ ना। तो यहां पर 3 फ्लोरीन -I करके, या मैं ऐसा भी बोलूं, 3 फ्लोरीन का -I पावर 1 लाख टाइम्स इसको एसिडिक बना देता है। नई बात समझ पा रहे हो? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ 1 लाख टाइम्स बढ़ा दिया गया। समझियो कुछ की नहीं? तो अगर किसी कार्बन पर 3 हेलोजन या 2 हेलोजन जुड़े होंगे, तो ड्यू टू देयर -I पावर दिस एनाइन इज मोर स्टेबल, और ये एनाइन अगर स्टेबल हो गया तो ये H+ को विदा कर देगा कि आप जाओ भागो, और H+ का निकलना इज कॉल्ड एसिड। बोलो हाँ ना। तो आप सवाल ये खड़ा करोगे कि अगर क्या कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिड होता है? हम लोगों ने तो ऐसे पढ़ा था कि केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा H भी एसिडिक हो। 100% यही एसिडिक है, लेकिन क्लोरोफॉर्म एसिड की तरह यहाँ बिहेव करने का रीजन ये था कि उसके जो 3 हेलोजन हैं, क्लोरीन या फ्लोरीन, वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाया? देखो जरा, जो क्लोरोफॉर्म में जब आप इसको H+ के फॉर्म में निकालोगे, तो ये H+ के फॉर्म में निकल गया होगा, तो कार्बन पे माइनस आया,
और ये माइनस रेजोनेंस कर जाएगा 3D वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। अब कार्बन पे माइनस रहा ही नहीं, माइनस तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चला गया, तो ये H प्लस कितना भी आके टकराएगा बट इसके पास तो कोई पॉजिटिव है ही नहीं या नेगेटिव है ही नहीं कि बॉन्ड बनाए। इसका मतलब H प्लस का निकलना इजी था क्योंकि बना हुआ एनाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और अगर वो स्टेबल हुआ तो हम बोलेंगे कि वो अच्छा एसिड भी हुआ। बोलो हाँ ना। कुछ कुछ समझ पा रहे हो कि टाइम हो गया भागना चालू? 1 घंटा मतलब 1 घंटा, क्यों ज़्यादा पढ़ा रहे हो ऐसा? अजीब ही बच्चे हो आप लोग। सो क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले रिएक्शन बेस से कराते हैं, जो कि राइमर टीमन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन है। और एसिड बेस से कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट बना, तो पहले तो वो एनाइन बनता है और वो 3 लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होने की वजह से क्या करता है, एक क्लोरीन को लिव आउट कर देता है और कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट बनाता है। बोलो राइमर टीमर का पहला स्टेप समझ आया? स्टेप 2 ऑफ राइमर टीमर रिएक्शन, इसमें जो फिनॉल है, फिनॉल के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है और इट इज मोर एसिडिक देन वाटर। ये तो जानते हो, ये भी नहीं जानते हो? तो जब आप इसकी रिएक्शन बेस से कराओगे तो ये प्लस माइनस, ये माइनस OH इस एसिडिक H को निकाल के वाटर के फॉर्म में निकाल देगा और ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, या उसको बोलो सोडियम फिनॉक्साइड। जो फिनॉक्साइड बना, ये फिनॉक्साइड ही कार्बीन पर अटैक करता है। बोलो हाँ ना। चलो स्टेप तीसरे में देख लो। जो फिनॉक्स पहला स्टेप क्या किया, कार्बीन बनाया। कहां से बनेगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, एसिडिक H को निकालेगा, तो जो बेस लिया वो एसिड बेस के कार्बन पे माइनस, और जो कार्बन माइनस है वो 3 क्लोरीन के रिपल्स लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से एक क्लोरीन को निकाल देगा तो कार्बीन बन गया। बोलो हाँ ना। ये जो था इसका रेजोनेंस इधर ही देख लो, ये आएगा इंटरनल बॉन्डिंग में, लोन पेयर सिग्मा डबल, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा एंड दिस इज द रेजोनेंस फॉर्म, और बाकी ये ऐसे। तो इस बार मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ये जो फिनॉक्साइड था वो रेजोनेंस फॉर्म में ऐसे आया होगा और ये इधर CCl2 कार्बीन पे अटैक करेगा, ये उसका बैकेंड डब्बा, और ये ऐसे एक पेयर, एक ही में सब कुछ होना मतलब सिंगलेट कार्बीन। अब ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और इस पर अटैक किया मतलब दिस स्टेप इज कॉल्ड RDS स्टेप। बोलो ऐसा क्यों बोला, वाई दिस स्टेप इज कंसिडर्ड एज RDS स्टेप? इसका खुद का लोन पेयर डॉट डॉट, इधर ही एक H, ये डबल बॉन्ड और ये ऐसे, सो दिस स्टेप इज RDS स्टेप। वाई दिस स्टेप इज RDS? मान लो ये ऐसे लिखा डियर, सुनो जरा फटाफट, ये फिनॉक्साइड होगा और ये बेंजीन था, तो ये मॉलिक्यूल्स अभी एरोमेटिक है, रेजोनेंस करके इस बॉन्ड पे नेगेटिव लाएगा और ये नेगेटिव कार्बीन पे जुड़ रहा है। मैंने इसको और करके लिख दिया, तो पहले जो मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हाईली स्टेबल था, अभी देखिए ये कार्बन sp3 हो चुका, रेजोनेंस खत्म हो चुका, मतलब ये अपनी टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका, मतलब लेस इस टेम्परेरी एरोमेटिसिटी लॉस किया मतलब लेस स्टेबल बना, तो ये ऐसा बनना जल्दी नहीं चाहेगा, मतलब दिस स्टेप
very slow and slowest step is called RDS step. बोलो पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? Got it everybody? इतना समझ आया? ओके, सो थर्ड स्टेप तो आप अपने सीक्वेंस में लिख रहे कि आप समझ पाए। बस आप ये समझोगे कि पहले स्टेप में कार्बीन बनाया, दूसरे में फिनॉल का एसिड बेस रिएक्शन करा के फिनॉक्साइड किया, तो दो NaOH के मॉलिक्यूल्स, बेस के मॉलिक्यूल्स आप यूज कर चुके। जो फिनॉक्साइड आयन बना, वो फिनॉक्साइड जब कार्बीन पे अटैक करेगा तो ये स्टेप काफी स्लो हो जाएगा, इसलिए यही स्टेप RDS रहेगा। और RDS स्टेप होने का रीजन है कि वो अपनी टेम्पररी एरोमेटिसिटी लॉस करके आगे बढ़ना पसंद नहीं कर रहा था। स्टेप फोर्थ देखो, स्टेप 4 ये है, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? देखिए यहां पे अगले स्टेप में आप क्या करोगे? मेरी यहां तक कोई बात समझ आई आपको? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ तो नहीं है? बोलो हाँ ना। तो अगले स्टेप में ये जो कार्बीन का माइनस है, ये लोन पेयर का ही तो फॉर्म है, 2 इलेक्ट्रॉन होना इस लोन पेयर, इस एसिडिक H को ले लेगा और इसके दोनों H, जैसे ये H प्लस बनेगा, जैसे ये H प्लस बनेगा तभी इस माइनस से या लोन पेयर से बॉन्ड बनाएगा, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग में बाहर आएंगे, रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। तो मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, एक बार देखो, ये देखिए, ये जो H था इसी कार्बीन वाले कार्बन पर, कार्बीन वाले नहीं मतलब जिस पे कार्बीन जुड़ा बेंजीन के कार्बन से, उसी का जो H था वो कार्बीन ने ले लिया और वो CH हो गया, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, तो ये एरोमेटिक हो गया और ये O पे माइनस वापस चला गया, मतलब ये फिनॉक्साइड बन गया। तो फोर्थ स्टेप में इसी में आप कंटिन्यू कर रहा हूं। अगले स्टेप में जो NaOH है वो SN2 रिएक्शन करेगा, क्योंकि जिस कार्बन से दो दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, मैं एक पॉइंट फिर से क्लियर करना चाह रहा हूं, वरना आप लोग अभी सवाल खड़ा कर दोगे और आप कर भी नहीं पाओगे, मुझे पता है। केवल कार्बन से जब 3 हेलोजन जुड़े होंगे तो ही उसका हाइड्रोजन एसिडिक मानोगे, वरना आप इधर भी दोबारा एसिड बेस रिएक्शन करा के पूरा वापस करा दोगे। तो मैं अपने पॉइंट को दोबारा से रिकरेक्ट कर रहा हूँ। 3 हेलोजन जुड़े हैं तो एक ही H बचेगा, एक ही वैलेंसी है, तो फिर वो एसिडिक होगा। 2 पर जुड़ने से वो है नहीं, बट कई बुक लिखती हैं, आप बिल्कुल मत मानो, वरना इधर एसिड बेस हो जाएगा, पूरा रिएक्शन वापस हो जाएगा। और सच्चाई यही है कि 3 पर ही एसिडिक होता है। अब मेरी बात सुनो, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा इस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और अगर ये 1 डिग्री है तो ये SN2 करेगा, दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे और 2 बार OH आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनेगा O माइनस, इस कार्बन CH पे एक बार OH एक बार OH। बोलो हाँ ना, यहां तक समझ आया? कोई तकलीफ हो तो पूछिए, पूछने के लिए ही लाइव क्लास ली जा रही, फटाफट बोलो। या ये सब पढ़ा हुआ है पहले से, आता जाता है? सर टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं कराया? अब किसका टॉटोमेरिज्म करा दूं? किसका टॉटोमेरिज्म कराऊं, आप बोलोगे ना? जहां भी तुमको मैं समझ गया, मुझे तो पता चल ही गया, जहां तुमको टॉटोमेरिज्म से पढ़ा दिया गया
बस वो पढ़ा ही दिया गया, बस ये मानो, अब क्या बोले। ये ज़्यादा सही है। ऐसा क्यों, मैं अपना रीज़न दे देता हूँ, बाकी तुम टॉटोमेरिज्म करते रहना। इनका सवाल ये था कि सर पाई बॉन्ड को रिंग में भेज दीजिए और ऑक्सीजन पे ये H भेज दीजिए, इस टॉटोमेरिज्म। लेकिन भैया ये कार्बन पे माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन इज फर्स्ट एंड फास्टेस्ट रिएक्शन, इसलिए कार्बन कभी माइनस नहीं रखना चाहेगा। ऑक्सीजन तो माइनस में स्टेबल होते ही है, इसमें आपको क्या तकलीफ है। ये बिना टॉटोमेरिज्म के भी स्टेबल है, लेकिन कार्बन पे माइनस होना मतलब सिस्टम की एनर्जी बहुत ज़्यादा होना, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होना, मतलब अनस्टेबल इंटरमीडिएट का बनना। यस, वन थिंग अच्छा सवाल पूछ लिया। आपके सिलेबस में दो दो इंटरमीडिएट हैं, एक ए इंटरमीडिएट और वहाँ पे दूसरा बी इंटरमीडिएट, और ये दोनों ही इंटरमीडिएट जेईई और नीट ने बराबर कई साल पूछे हुए हैं। राइमर टाइमन का एक क्रेज था 2015 से पहले, हर पेपर में राइमर टाइमन आता था। अभी तो नहीं इतना क्रेज रहा, और रिएक्शन पे साइंटिस्ट पूछते हैं, आई मीन एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो ये दोनों ही इंटरमीडिएट है। तो भाई कार्बन का अगर माइनस खत्म कर दिया, लोन पेयर खत्म किया और स्टेबल है, और एक ऑक्सीजन का माइनस तो 20 कार्बन के माइनस के बराबर भी स्टेबल होता, तो बोलो क्या ये इंटरमीडिएट आप स्टेबल करना नहीं चाहोगे, इंटरमीडिएट टू। तो दोनों ही इंटरमीडिएट बनते हैं, जो कि आपको एक एडिशनल आंसर यहाँ पता चला। टॉटोमेरिज्म नहीं कराओगे, क्या ऋषभ समझ आया? समझ आया? आर यू व्हाई द टॉटोमेरिज्म इज नॉट प्रेफर? अब जब आपको नहीं पता तो हम तो कुछ भी बोल दें। तो जहां तुमको टॉटोमेरिज्म पढ़ा दिया गया वो बस पढ़ा ही दिया गया, ये मान लो। चलो अगला देखें। स्टेप फिफ्थ में मैं बात कर लूं, ये टुकड़ों में इसलिए लिख रहा हूं, ऐसा मत बोल देना कि ये 5 स्टेप रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 5 ऑर्डर है, ऐसा नहीं। एक एक स्टेप को आगे सीक्वेंसली लिख रहे हैं, आपको तो केवल आरडीएस से रेट निकालना होता है। तो अगले स्टेप में जो आपने फिनॉक्साइड बनाया था, यहाँ पर CH और दो OH ला दिए, ये मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही कार्बन पर अगर दो OH होते हैं, तो ये आपने पढ़ा था कि ये इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगा। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल ड्यू टू एंगल ऑफ स्ट्रेन। एंगल ऑफ स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल है, इसलिए ये प्लस और ये माइनस, तुरंत इसमें से वाटर निकल जाएगा। क्यों वाटर निकला? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स में ऐसा लिखने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि एनर्जी डिक्रीज होगी, नया बॉन्ड बनना, बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज करने के चक्कर में हमने बोला बॉन्ड बना लीजिए, लेकिन देखा कि प्रोडक्ट में तो 4 मेंबर रिंग बनने लगा, तो स्ट्रेन बढ़ गया और पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया, तो तुरंत वाटर निकाल दिया। तो ये माइनस बना क्योंकि ये प्लस है, तो यहां से O टूट के निकल रहा, तो ये O माइनस गया मतलब कार्बन प्लस, तो कार्बन का प्लस और सामने वाले ऑक्सीजन का माइनस आपस में मिलके क्या बोलते, अल्डिहाइड बना दिया। बोलो हाँ ना? कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा कि नहीं? लास्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन मैंने लिखा हुआ था, मतलब O पे माइनस इस H प्लस को ले लेगा एंड दैट विल बी ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। और दूसरा, अगर ये रेजोनेंस करके पैरा पे चला गया होगा
तो पैरासेलिसल्डिहाइड। रीजन अब आपसे ये पूछते हैं वाई ऑर्थो इज मेजर एंड पैरा इज माइनर, फटाफट बोल दो। और जो तुम बोलोगे वो 500% गलत बोलोगे। बोलो फटाफट बोलो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग टेल मी फास्ट। अरे भैया बोलो, तभी तो पता चलेगा क्या सोच रहे हो। जी सोनिया जी बोलिए। वाई ऑर्थो इज मेजर प्रोडक्ट देन पैरा, बोर्ड में भी आता है, लिखने में भी आता है। एक्सप्लेन विद द रीजन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेमर-टिमन रिएक्शन एंड वाई द ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड इज मेजर देन पैरा। फटाफट बोलो, कुछ तो बोलो। ऋषभ बोलिए जरा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रॉन्ग आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रॉन्ग आंसर। मतलब इतना बुरा लग गया रॉन्ग बोलते ही एक और एग्जिट कर गया क्या सर? चलिए अब मेरा रीज़न सीख लीजिए, बाकी तुम हाइड्रोजन ही बोलोगे क्योंकि 90% यूट्यूबर्स भी तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा देते हैं, तो फिर तुम्हारा क्या फॉल्ट है। चलो अब मेरी बात सुन लो काम की। ऑर्थो इज मेजर देन पैरा, ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड सारे नहीं, ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड इज मेजर देन पैरा। रीजन सुनो बस, ये लिखा था O माइनस और इस पर ये CH डबल बॉन्ड O, बोलो हाँ ना। तो हमें ये पता है कि ये लोन पेयर सिग्मा डबल ये इतना कॉन्जुगेशन चल रहा है, बोलो हाँ ना, इतना इलोंगेटेड रेजोनेंस चल रहा है। और हमें ये पता है ऑक्सीजन और कार्बन में ये बॉन्ड पोलर है, इसका डाइपोल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर O माइनस है और ये जो CH है इधर भी O माइनस, मतलब ये कार्बन प्लस बन जाएगा, ऐसा कुछ पोलर लिखा होगा। तो इस मॉलिक्यूल्स में जो सोडियम एटम आपने OH लिया था वो इस दोनों एनाइन को न्यूट्रल कर देता है। द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इंटरमीडिएट गेट स्टेबलाइज बाय द कैटाइन। मान लो ऐसा ही लिखो, इसको पूरा तोड़ो भी नहीं, तो इसके पास लोन पेयर है और ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है बाय द सोडियम मेटल कैटाइन, एंड ऐसा करने से जो फिनॉक्साइड आयन बना था, जब वो अल्डिहाइड को ऑर्थो पोजीशन, थोड़ा सा बैक ले लो वरना आप उल्टा समझ जाओगे, आपका क्या ही कह सकते हैं। ये O माइनस है, ये इंटरमीडिएट है कि नहीं बोलो। मैंने बोला था डाइकार्बिन जब ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है तो ये जब इंटरमीडिएट है तो इसी से 2 Cl हटा के 2 OH लाए, इसका मतलब इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उतना ही स्टेबल ये प्रोडक्ट बन रहा होगा, बोलो हाँ ना। इसको मैं डायरेक्टली एक ही स्टेप में लिखूं तो ये भी तो वही लिखा है कि इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो ये प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा होगा, बोलो हाँ ना। तो एक्चुअली जो फिनॉक्साइड एनाइन है जो इंटरमीडिएट का, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उस चार्ज को आप जितना रिड्यूस करोगे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो सोडियम या पोटेशियम जो आपने बेस के फॉर्म में यूज किया है उसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव कैटाइन ऑक्सीजन के नेगेटिव कैटाइन के साथ आयनिक अट्रैक्शन करेगा,
and due to ionic attraction the partial negative charge get stabilize, और अगर ये स्टेबलाइज हुआ मतलब इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल हुआ। बोलो हाँ ना भैया, रिएक्शन का रेट तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसे क्या लेना देना था। अरे ये वर्ड समझ पाए कि और बोलूं। दूसरी बात, बना हुआ जो यहाँ प्रोडक्ट है, ये जो ट्रांजिशन बन रहा है वो 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबल। और अगर ये स्टेबल भी ट्रांजिशन बन रहा है तो ये डेफिनेटली चाहेगा कि जो फिनॉक्साइड का नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज आ जाए, और वो स्टेबलाइज किसने किया, कैटाइन ने। तो अगर इसका इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है मतलब रिएक्शन का रेट ज़्यादा है और ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। मान लो लेकिन यही चीज़ आपने पैरा पे ली होती तो पैरा पर जब अल्डिहाइड आएगा तो भाई बॉन्ड फॉर्मेशन का तो एक लिमिटेशन है ना, आयनिक अट्रैक्शन इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं लग पाएगा, और जब या ये आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो इसका पार्शियल चार्ज कम स्टेबलाइज होगा, और जब ये चार्ज कम स्टेबलाइज होगा तो हम बोलेंगे ऐसा बना हुआ प्रोडक्ट भी कम मिलेगा। सो पैरा सैलिसल्डिहाइड इज लेस स्टेबल देन ऑर्थो, या पैरा सैलिसल्डिहाइड इज माइनर प्रोडक्ट, orthosalicylic is major due to the stability of phenoxide ion as an intermediate by 6 member cyclic transition state। ये शब्द कुछ खोपड़ी में पेनिट्रेट किए या फिर ऐसा लगा सर क्या उल्टा सीधा बोल दिया, सीधा हाइड्रोजन बोलने में क्या तकलीफ थी। भाई प्रोडक्ट को देख के आप स्टेबल, मान लो मैंने रोटी बनाया, एवरीबॉडी नो रोटी, और वो रोटी बनने के बाद जल गई, जलना ऑल्सो समझते हो, हिंदी समझते हो, अगर वो पूरी जल गई तो आप उसे अब नहीं खा सकते हो, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि रोटी अच्छी बन गई, नहीं। लेकिन रोटी बनने से पहले उसको जो रोस्टेड करते हो उससे पहले अगर मैंने उसे जलने से बचा लिया तो आप बोलोगे रोटी अच्छी बनी। तो बनी हुई रोटी में तो आप कुछ नहीं कर सकते, मान लो वो रोटी जल गई तो क्या आप बोलोगे कि वो अच्छी रोटी बनी हुई है, अरे बोलो हाँ ना। तो प्रोडक्ट अगर आपने बना लिया और बाय द वे वो स्टेबल नहीं होता तो क्या आप बोल सकते थे कि ये ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल है। मान लो बाय द वे इसका आज मन नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, 1% ऐसा मान लो, तो फिर क्या करोगे, इसको वापस तो नहीं कर सकते, प्रोडक्ट तो बन चुका है। मेरी बात समझ आई। तो प्रोडक्ट को देख के आप रिएक्शन का रेट कैसे बता सकते हो, रिएक्शन का रेट तो आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से बताते हैं, पहले इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बन रहा मतलब रेट अच्छा, मतलब प्रोडक्ट अच्छा, मतलब मोर प्रोडक्ट, या आप ऐसे बोल दो जो ज्यादा आ गया वही अच्छा प्रोडक्ट बना मतलब वही अच्छा रिएक्शन देगा। मेरे वर्ड समझ पाए हो या वो भी बाउंस उड़ गए, टेल मी फास्ट, आर यू गेटिंग मी और नॉट। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना केवल बोर्ड वालों के लिए शोभा देता है, बोर्ड वाले टीचर्स के लिए शोभा देता है, जेई वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक लास्ट सवाल ऑन राइमर टीमर, क्वेश्चन तो मुझे बहुत कराने थे लेकिन आपने इतने में ही पूरा टाइम खा लिया। मेरी बात सुनो, अगला लास्ट सवाल, अगर आप रिमर टीमर रिएक्शन करा रहे हो, फिनॉल की रिएक्शन NaOH as a base in presence of chloroform followed by acidic hydrolysis, दूसरा फिनॉल की रिएक्शन KOH as a base in presence of chloroform followed by this। मैंने बोला कि इसका रेट R1, इसका रेट R2 है,
तो मैं सवाल ये पूछ रहा R1 का रेट R2 से ग्रेटर क्यों? आपको तो इससे कोई लेने ही देना नहीं था, आप तो यही बोलते एसिड बेस। चलो आगे बढ़ो। इस बार मैंने बेस बदल दिया तो रेट बदल गया, क्यों? और जो तुम सोचोगे वो होगा भी नहीं। तुम यही सोचोगे कि सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अच्छा बेस है इसलिए वो फास्ट रिएक्शन कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके हिसाब से तो KOH अच्छा बेस है, जितनी बड़ी साइज उतना ज़्यादा आयनिक फॉर्म उतना अच्छा बेस। तो आपके हिसाब से तो R2 इज ग्रेटर देन R1 होना चाहिए। बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो प्रभु, फटाफट बोलो फटाफट। क्यों बेस NaOH के साथ ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड मान लो 100 ग्राम बना तो इससे 40 ग्राम बना, तो जो ज़्यादा बना वो मेजर प्रोडक्ट। इसका ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड ज़्यादा मिल रहा, इससे कम मिल रहा, तो इसका रेट ज़्यादा, इसका रेट बेकार। ऐसा क्यों? अब आप अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुझे आंसर दे दो। आंसर तो प्रोडक्ट तो दोनों का सेम बना, लेकिन दोनों में अलग अलग अमाउंट बना। ये भी ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड है और ये भी ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड ही बना, लेकिन ऊपर वाला 60 ग्राम या 100 ग्राम जो भी मान लो, ये 40 ग्राम। अब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग किधर गया? अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको धोखा दे गया। इसका मतलब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से ही ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड मोर मिलेगा, और जो मोर मिलेगा वही मेजर हो गया। कितने लोग ये वर्ड समझ पाए? और एवरीथिंग इज बाउंसिंग बाउंसिंग। भैया लोग समझ पा रहे हो या ऐसे ही बैठे हुए केवल? जी सोनिया जी बताइए आंसर। मिस्टर कुमार आज कुछ बोल नहीं रहे जी, आंसर बताओ। भावेश आप पढ़ भी रहे हो या ज्वाइन करके बस मोबाइल रख दिया खोल के? भावेश चलिए मैं बता दूं, वरना आप आधे घंटे तक ऐसे ही रह जाओगे। मैं बोलता हूँ जी, प्लीज लिसन इट अगेन। विल टेक 1 minute टू वाइंड अप द लेक्चर। जब आपने इंटरमीडिएट जो बनाया था एज अ फिनॉक्साइड और दोनों Cl हटा के जब OH लाए थे, तो इस नेगेटिव एनाइन को या फिनॉक्साइड वाले पार्ट को कैटन जो स्टेबल कर रहा था वो सोडियम था, और इसका लोन पेयर से अट्रैक्शन और इसके नेगेटिव चार्ज से। दूसरा जो आपने बनाया वो यहाँ पे फिनॉक्साइड और ये अल्डिहाइड, और यहाँ पे जो कैटाइन स्टेबलाइज करेगा वो कैटाइन कौन स्टेबलाइज कर रहा है? पोटेशियम से। तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन तो दोनों में बना। फजांस रूल में आपने पढ़ा था जितना छोटा कैटाइन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उतना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज खत्म होगा या बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाएगा। मतलब उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हुआ, इसका मतलब उतना ज्यादा बनेगा। बोलो हाँ ना। पढ़ा हुआ है? सुना नहीं मैंने, बोला था मतलब मैसेज में तो नहीं मुझे दिखाई दिया। यस, सो आंसर इज फजांस रूल। और आपको यही बोलना है कि NaOH से मिलने वाला ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड मोर अमाउंट है देन KOH, क्योंकि ट्रांजिशन जो स्टेबल जब पोटेशियम करेगा दिस इज मोर इन अमाउंट देन दिस, इसका मतलब ये बनता होगा।
अब तो इधर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी काम नहीं आ रहा, इसका मतलब आप आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड देना इज पार्शियल आंसर, इनकरेक्ट आंसर, बोर्ड का आंसर। रियल आंसर इज दिस वन। गॉट इट और नॉट? चलिए, सो दैट्स ऑल, यहाँ तक आपका खत्म हुआ, ये चैप्टर खत्म हुआ। टुमारो विल स्टार्ट व्हाट आई से अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज। विद इन 10 लेक्चर्स वो वाइंड अप हो जाएगा। चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।